Hello and welcome once again. Today we are going to study the topic थॉमस हॉब्स। सीयूईटी पीजी के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये चीज़ मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग के 1-2 मिनट ये डिस्कस करता हूँ। तो लेट मी डिस्कस यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाके आप स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए। इस कंटेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी वो है, पहले उसको देख के आइए। साथ साथ में करते चलिए। मैंने प्लेटो, एरिस्टोटल करा दिया है, आज हॉब्स करने जा रहे हैं हम। तीसरी चीज़, ये वीडियो का फॉर्मेट कैसा है? हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के, जो कि वेरियस सोर्सेज से रेफरेंस लेके बनाया गया है। यू कैन ट्रस्ट इन नोट्स को ब्लाइंडली, बिना किसी डाउट के कि कुछ कम पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ाया जाएगा सीयूईटी पीजी के लिए जितना ज़रूरी है। चौथी चीज़, अगर आप यहाँ पे एक्सपर्ट बनने आए हैं इस टॉपिक का कि आपको हॉब्स पूरा समझ में, मतलब हॉब्स आप मास्टर्स लेवल कर लें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वन शॉट करने जा रहे हैं। 1 घंटे में पूरा हॉब्स कवर करेंगे। तो मेन फोकस यही है कि सीयूईटी पीजी में जितना पूछा जाता है उतना हो जाए। बाकी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप कॉलेज जाइए या डिटेल में और सारे चैनल्स पे वीडियोस होंगे, वहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पे मेन फोकस यही है, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पढ़ने का वो सिलसिला। तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स के हम कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सीयूईटी पीजी क्या है, छोटे छोटे फैक्ट्स उठा उठा के वो डाल देता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फैक्ट्स रटे होने चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि फैक्ट्स जो हैं वो रटे होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। ऑप्शन देखते ही टिक मारना है। और जब एग्ज़ाम आपसे कह रहा है कि आप रटो तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्री पूछ लिया तो किस देश के थे, तो इंग्लैंड। थोड़ा पीडीएफ अच्छे से बना नहीं है, बट आई एम सॉरी, दिस शोज माय केयरलेसनेस, बट नेवर माइंड। फिर देखो ये जो लिखा है ना कि ये पैदा हुए थे, लिव ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर, ये लिखने के पीछे रीज़न है। मैंने अपने पहले वीडियो में जब मैं एरिस्टोटल पढ़ा रहा था, सॉरी प्लेटो, उसमें मैंने बोला था कि हम अगर जो किसी थिंकर को जज कर रहे हैं ना, तो बहुत उस थिंकर को आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर जो जज करेंगे तो हम हमेशा गलत ही पाएंगे। तो किसी भी थिंकर को अगर जो जज करना है, किसी किताब को जज करना है, किसी एपिक, किसी भी चीज़ को अगर जो जज करना है, तो आपको उस समय में जाके जज करना पड़ेगा कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय प्रथा क्या थी, रूल क्या था। फिर उस समय में सोचना है कि ये जो व्यक्ति है जिसको हम थिंकर बोल रहे हैं, ये अपने समय से कितना आगे था, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश सिविल वॉर लिखने के पीछे का कारण है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे हॉब्स व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। कि हॉब्स ह्यूमन नेचर को कैसे देखते थे। तो हॉब्स ना ह्यूमंस को लेकर बहुत पेसिमिस्ट थे। उनका मानना था कि इंसान जो है वो नेचुरली बहुत सेल्फिश, बहुत सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत वायलेंट है ना। ये साथ में नहीं रह सकता किसी के, बिना किसी स्ट्रिक्ट रूल के दो इंसान एक साथ नहीं रह सकते, वो एक दूसरे की कत्ल कर देंगे। मतलब ये बोलते हैं कि स्टेट ऑफ वार अगेंस्ट एवरीवन, मतलब एवरीवन इज अगेंस्ट एवरीवन, स्टेट ऑफ कांस्टेंट वॉर, ऐसा बोलते हैं इंसान जो होते हैं, है ना। ऐसा हॉब्स का मानना है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जब ये पैदा हुए उस समय वार चल रहा था। तो ये इंसान जो देख रहा है अपने आसपास हमेशा लड़ाई झगड़े मार पीट, तो उसका व्यू ऐसा हो जाता है कि हर इंसान ऐसा ही होता है। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, सबका अपना अपना थॉट है, व्यू पॉइंट है। क्योंकि इन्हीं के बाद आते हैं हमारे जॉन लॉक साहब। जॉन लॉक पैदा हुए थे ड्यूरिंग द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे।
ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में बहुत ही स्मूथली बिना किसी वायलेंस के सरकार का जो है तख्ता पलट हो गया था। अब उस टाइम पे फिर उनका क्या कहते हैं, लॉक का आप देखेंगे व्यू ह्यूमन नेचर पे, तो वो ह्यूमन नेचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्ट है कि इंसान बहुत ही सोशलाइज्ड बीइंग है, वो साथ में रह सकता है, बहुत ही रेशनल है, बहुत समझदार है ना। तो उनका व्यू बहुत अलग है, और उनका मानना था कि दो इंसान एक दूसरे की बहुत ही मतलब कद्र करते हैं, दो भला चाहते हैं। हॉब्स उसका उल्टा सोचते थे। तो कॉन्टेक्स्ट मिल गया ना, ह्यूमन नेचर। अब ऐसे टाइप के मतलब होता है ना कि अब आपको एग्जैक्ट वो आइडिया पता चल गया है कि हॉब्स का ह्यूमन नेचर पे क्या सोचना था, लॉक का ह्यूमन नेचर पे क्या सोचना था। अब एग्जाम एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया पता लग गया है, उससे मिलता जुलता कोई भी आइडिया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वर्बैटिम वर्ड्स नहीं डाले जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन में आपको वो होता है ना, एग्जामिनर तो खेलेगा ही अपने हिसाब से। तो एग्जामिनर का खेल समझना है, आइडिया पे मेन फोकस रखना है। आइडिया पता है तो पेपर हो जाएगा। उसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना ये वाला क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से हो जाता। अगर तुमको इतना पता होता कि हॉब्स ह्यूमन नेचर के बारे में ऐसा सोचता है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाता। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। एंड ही इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अब देखो, अगर जो तुमको ये चीज कॉन्टेक्स्ट मिल गया ना ह्यूमन नेचर के बारे में, इनका पेसिमिस्ट ख्याल था, तो तुमको ये भी कनेक्ट कर ले जाओगे। क्यों ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात करते हैं? एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब जो रूलर है वो ऑल माइटी ऑल पावरफुल होगा। तो जहां पे लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हैं, एक दूसरे को मार काट डालेंगे, वहां पे एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब क्या होता है, तब ऑल पावरफुल गवर्नमेंट है ना, कि गवर्नमेंट के पास सारा पावर है। तो जहाँ पे लोग इतने वायलेंट हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हॉब्स के लिए इंसान जो है लातों का भूत है। तो उसको लात मारने वाली ही सरकार चाहिए, वो बात वाली सरकार नहीं। जैसे मतलब अब अगर जो यूपी को रूल करना हो, तो यूपी को रूल करने के लिए आप बहुत ही, जैसे होता है ना, सभ्य किसी एक लीडर को उठा लाए, शशि थरूर साहब को ले आए कि चलिए आप यूपी के सीएम बन जाइए, नहीं कर पाएंगे। बिहार के सीएम बन जाइए। बिहार यूपी को योगी आदित्यनाथ ही सूट करते हैं कि तुरंत बुलडोजर। तो अब ह्यूमन मतलब इंसान अगर जो ऐसा है बहुत ही हिंसक, तो उसके लिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी होना जरूरी है। ये एक जरूरत बन जाती है। तो अब आप कनेक्ट करते चलिए। मेन है कनेक्शन, कनेक्शन बैठाते चलिए, काम अपना चैप्टर आसान लगने लगेगा। फिर इनको मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। थोड़ा सा ये कर देता हूँ जूम आउट। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। मॉडर्न टाइम मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है काफी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन क्या होता है। इससे रिलेटेड तीन थिंकर हैं, हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। वो तीनों को हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन की स्टार्टिंग इन्हीं से हुई थी। फिर हाँ, वही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, जो बेसिक फैक्ट्स वाली चीज़ है। ये तीन चीज़ ध्यान रखिए बिल्कुल, अभी आगे लेक्चर में बहुत काम आएगा। पहला ह्यूमन नेचर, दूसरा जो ये कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने, क्यों ह्यूमन नेचर। अभी इसी से रिलेटेड हम दो चीज़ पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ नेचर। तो एक पढ़ेंगे इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, एक पढ़ेंगे इनका नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉज वाला चीज़। ठीक है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। अभी उनको मैं एक ब्लैंक पेपर पे अच्छे से समझा दूंगा, मजा आ जाएगा एकदम। तो मजा लेके पढ़ना है आज। अब क्या था, देखो कार्ल मार्क्स साहब जो थे, वो भी हॉब्स जैसे, देखो यार मैंने भी बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ा, और जो होता ना, मतलब फैन तो नहीं बोलेंगे, बट जो सबसे ज्यादा वो किया ना इम्प्रेस, वो हमारे हॉब्स साहब ही थे। बिना लाग लपेट, बिना शुगर कोट किए सीधा जो आया बोल दिया। तो खरा खरा बोलते थे, इसलिए थोड़े अटपटे लगते हैं, बट लगता है कि सच बोल रहा है इंसान। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स भी इनकी तारीफ करते थे, क्या बोलते थे? हॉब्स इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है, हॉब्स जो है हम सबके पिता है। सोचो कार्ल मार्क्स जैसा जड़ी जटिल और इतना बड़ा थिंकर, वो हॉब्स के बारे में ऐसा बोल रहे हैं।
तो समझ सकते हो भाई का ऑरा। अब देखो इनकी किताबें पढ़ लेते हैं। देखो यार ये है फैक्चुअल कंटेंट ही, इसको रटना ही पड़ेगा, इस पे तो क्या ही समझाऊं मैं, किताब पढ़ के थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, अब हम सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप लोग जाके इनकी किताबें पढ़िए। एग्जाम निकालिए, कॉलेज जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, किताबें उठाइए, पढ़िए। अभी पैशन को थोड़ा सा पीछे रखिए। अक्सर होता है बच्चों का, जैसे एग्जाम, मतलब जो भी लोगों का एग्जाम नजदीक आता है ना, उनको पता होता है उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो ना पढ़ना पड़े तो खुद को वो देते हैं कि बोर्ड एग्जाम तो क्या ही है, या ये एग्जाम क्या नहीं निकला तो क्या होगा, पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, जो भी डायलॉग्स हैं। और बच्चों को तुरंत अपना पैशन याद आ जाता है। तो पैशन को थोड़ा पीछे रखिए। एनफ ऑफ हो गया, बहुत ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। इनकी किताबें और इनके काम के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैंने जो किताबें लिखी है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये मैं अपने सारे वीडियोस में करता हूँ। मैं क्रोनोलॉजी में किताबें लिखता हूँ, कि क्योंकि ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, कि कौन सी किताब इन्होंने पहले लिखी फिर बाद में कौन सी, है ना, ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। तो पहला है द एलिमेंट्स ऑफ लॉ। इसमें किसके बारे में बात करते हैं? देखो यार इनका जो सबसे फेमस किताब रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, चलो साथ एक साथ ही करते हैं। एक तो ह्यूमन नेचर के बारे में इन्होंने इसमें डिस्कस किया है, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस किया है, सॉवरेनिटी के बारे में डिस्कस किया है, इस एलिमेंट्स ऑफ लॉ में। ठीक है, फिर एक किताब इन्होंने लिखा डी क्लाइव करके। डी क्लाइव एक, पता नहीं मुझे, शायद जर्मन वर्ड है या फ्रेंच वर्ड है, मे बी शायद फ्रेंच है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसका मतलब होता है ऑन द सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स पे लिखा है। तो सिटीजन्स पे दो चीज, मतलब इसमें इन्होंने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात की है और सॉवरेनिटी की बात की। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है, सॉवरेनिटी क्या है। फिर तीसरा है लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन ही इनका सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेवियाथन को हम क्या कहते हैं, सी मॉन्स्टर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यार देखो नोट्स जो है ना, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, बट अभी क्या है ना, यूट्यूब का, मैं अभी नया नया हूँ यूट्यूब पे, हफ्ते भर हुए हैं, चैनल बनाए हुए, 3-4 वीडियोस डाले हैं। मेरे को पता नहीं था कि इसमें कुछ लिंक, अब वो करने के लिए ना, कि आप लिंक पे क्लिक करें तुरंत टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए, उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन मांगता है यूट्यूब। तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए डाला था अपना वोटर आईडी, बट अभी ईमेल आया कि वो वेरिफिकेशन फेल हो गया है। तो क्या है ना कि मैंने वो उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल तो दिया है टेलीग्राम लिंक, उसको क्या करिए आप कॉपी करिए, डायरेक्ट क्लिक करके नहीं पहुंच पाएंगे। उस लिंक को कॉपी करिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे पेस्ट करिए, ऊपर चैनल आ जाएगा आशुतोष त्रिपाठी करके है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, उसके प्रिंट आउट निकलवाइए। मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ ना। 1 महीने में सीयूईटी पीजी क्लियर किया जा सकता है सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से। मैंने क्लियर किया है, अच्छे नंबरों से क्लियर किया है। मैं इस सब्जेक्ट 4 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मैं वही चीज़ें ढूंढ के लाता हूँ, वही चीज़ें प्रॉपर रिसर्च के साथ लेके आता हूँ कि जो ज़रूरी है। ठीक है, तो कंटेंट पे बिल्कुल शक मत करिए। आप प्रॉपर जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, आराम से उसको रट डालो। आइडिया जो मैं दे रहा हूँ वो थोड़ा सा कनेक्ट करते चलो, तो रटने में आसानी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं तुमको रटने में आसानी दिला रहा हूँ, कि मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, कनेक्ट करा दूंगा थोड़ा थोड़ा, तो रटना आसान हो जाएगा, है ना। तो इधर आते हैं लेवियाथन। ये सवाल बन सकता है कि लेवियाथन सी मॉन्स्टर है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत लाइकली है। मेरे कलर चेंज कर देता हूँ, मजा नहीं आ रहा। ये अच्छा है, अच्छा लग रहा। ठीक है। तो लेवियाथन का सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इसमें इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर की बात की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की है, रिलीजन और स्टेट की बात की है। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इन्होंने इसी में बात की है। ऊपर भी इन्होंने, मैंने अभी, हम तुम लोग को डाउट आ रहा होगा ना कि यहाँ पे भी तो स्टेट ऑफ नेचर बात किया। भाई एक इंसान है, किताबें लिख रहा है, तो उसके हर किताबों में उसका थॉट तो आएगा ही ना। तो जब सबसे मेन लेविया, सॉरी इन सबको काट ही देते हैं, जहां पे भी कॉमन लगे ना कुछ, स्टेट ऑफ नेचर और, या मतलब लेवियाथन और किसी और किताब में कुछ भी कॉमन लगे, तो लेवियाथन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ठीक है,
स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, रिलीजियन एंड स्टेट, इन चारों के बारे में इन्होंने लेवियाथन में डिस्कस किया है। ये रटा होना चाहिए, ठीक है। ये बेहेमौत करके एक किताब था इनका, 1668 में इन्होंने लिखा तो था, बट पब्लिश बहुत बाद में हुआ था। बट वो मैंने लिखने वाले टाइम का ईयर डाल दिया है। इसमें क्या था, इन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर जो हुआ था वहाँ पे इंग्लैंड में, उसको प्रॉपर मतलब उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस किया था। फिर इन्होंने दो किताबें लिखी थी, देखो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो इसको याद रखना, डी कॉर्पोर और डी होमिनिन होमिन डी कॉर्पोर, डी होमिन, डी क्लाइव, है ना। ये तीन किताबें, डी डी वाले जितने दिखेंगे हॉब्स टिक मार के आगे बढ़ना है। समझ गए, तीन तो याद ही हो गया यार। एक लिव्याथन हो गया, ठीक है। एक बस एक ही है याद करना है, द एलिमेंट ऑफ लॉ, बाकी सब तो याद हो गया एक थिंक, ठीक है। आज मैं थोड़ा ज़्यादा स्लो पढ़ाऊंगा, स्लो नहीं बट थोड़ा आराम से चलेंगे, है ना, धीरे धीरे। अब आते हैं मेथड एंड ओरिएंटेशन। एक तो डिडक्टिव थिंकर है यार, देखो इंडक्टिव और डिडक्टिव, जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, वो कॉन्सेप्ट बाद में समझना, है ना। क्योंकि वो मतलब अगर जो मैं डिडक्टिव इंडक्टिव समझाने लग जाऊं तो उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो या तो मैंने ऐसे बोल दिया कि डिडक्टिव जो होता है जनरल टू पर्टिकुलर होता है, इंडक्टिव होता है ऐसे होता है, तो ऐसे समझ नहीं आएगा, मुझे समझाना पड़ेगा उसको डिटेल में। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, दो तीन कॉन्सेप्ट, एक डिडक्टिव इंडक्टिव, एक नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी। ये दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनका कंफ्यूजन खत्म भी नहीं होता, बहुत सारे लोग मास्टर्स करके निकल गए वो अभी भी कंफ्यूज हैं इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो मेथड एंड ओरिएंटेशन ये जो है यार प्रॉपर रटने वाली चीज़ है। देखो कुछ कुछ हेडिंग ना सिर्फ रटने वाली हैं, किताबें, मेथड एंड ओरिएंटेशन, इस पे मैं क्या समझा दूँ, खुद ही पता करो, सोचो, ये रटने की चीज़ है। तो पहला डिडक्टिव थिंकर थे, मटीरियलिस्टिक थे, साइंटिफिक थे, बस। ये इंस्पायर्ड बाय गैलीलियो, ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो गैलीलियो वर्ड है इस पे ध्यान देना, गैलीलियो से कॉन्सेप्ट मतलब कनेक्शन सिर्फ हॉब्स का। अब हॉब्स व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, अभी मैंने जो बताया सब एकदम ध्यान में रखना है, आराम से चलना है। एक बार सोच रहा हूं मैं पूरा अच्छे से, रुको, आओ ब्लैंक पेज पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हॉब्स भाई को, है ना। इसको मिटा दे रहा हूँ एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट बस, ठीक है। पहला कॉन्टेक्स्ट आपको मिल गया कि ये पैदा कब हुए थे, इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे, एक सेकेंड, ठीक है, पैदा इस टाइम पे हुए थे। तो ह्यूमन नेचर पे क्या थे ये, टैब में शूट करो, टैब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं इसको स्लैंट में करके लिखूं ऐसे तो शायद मेरी शक्ल नहीं आएगी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन नेचर कैसे थे, पेसिमिस्ट थे, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार, बट थोड़ा सा देख लेना। पेसिमिस्ट मतलब बहुत नेगेटिव थे उस चीज को लेकर, ह्यूमंस को क्या बोलते थे, वायलेंट हैं, सेल्फिश हैं, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन नेचर इन्होंने बताया ना, ये किस कंडीशन में बताया, एक इनका कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर से क्या तात्पर्य था इनका, स्टेट ऑफ नेचर मतलब होता है कि जहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई रूल है ना, ये सारे एब्सेंट है, ना ही कोई सोसाइटी है ना। मतलब यहाँ पे कुछ रूल नहीं है, जैसे होता है ना कि समंदर में गए तो आपको क्या लगता है मछलियों का कोई रूल है, कोई रूल नहीं है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। जो हमारे वो थे, आ, क्या नाम है यार उनका, हाँ सॉरी, कौटिल्य, चाणक्य भाई, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय मतलब होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोल सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पता ही होगा कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, है ना। फिट से मतलब जो ताकतवर है ना। तो वही चीज
हॉब्स भी बोलते हैं कि ये जैसे सब इंसान है स्टेट ऑफ नेचर में, जहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, वहाँ पे इंसान के अंदर ये डर बना रहता है कि कब मुझे कोई आके मार दे। और ये ऑफ कोर्स सी बात है। मतलब अगर स्टेट ऑफ नेचर जो हॉब्स ने आइडिया दिया है वो सच है, तब की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे कोई रूल अथॉरिटी नहीं है और लोग ऐसे वाले हैं वायलेंट टाइप के, और वहाँ पे कमज़ोर या रूल ही नहीं है, तो वहाँ पे एक दूसरे को लोग मार देंगे, एक दूसरे के फिराक में ही रहेंगे, कब किसको मार दें, कब किसको लूट लें, है ना? और इंसान सेल्फिश होता है, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है और उस फ़ायदे में उसको और कुछ नहीं दिखता, अंधा हो जाता है फ़ायदे में, स्वार्थ में। ठीक है? आपको यहाँ तक समझ में आ गया? स्टेट ऑफ नेचर में क्या था? नो गवर्नमेंट, नो अथॉरिटी, नो रूल, नो सोसाइटी। मतलब ये प्री सोशल कंडीशन और प्री पॉलिटिकल। प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल मतलब ना तो सोसाइटी था ना तो पॉलिटिक्स था, है ना? और ह्यूमन नेचर पता ही चल गया। ह्यूमन नेचर ऐसा है, स्टेट ऑफ नेचर ऐसा है, तो इन दोनों को मिला के फिर क्या निकलता है? एक ही, मतलब होता है ना, एक बहुत ही वो वाला चीज़ कि ऐसे कंडीशन में ह्यूमंस आर, इनका एक कोट है, उस मतलब नोट्स में है, टेंशन मत लीजिए। ह्यूमंस आर शॉर्ट, ब्रूटिश, एनवी, जेलस, जो भी चीज़ें हैं ना, इंसान बहुत हिंसक, वायलेंट, ये सब हो जाता है ऐसे कंडीशन में वो। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है? अब देखो फिर इन्होंने एक चीज़ और भी बोला है, सब चीज़ बोलने के बाद ना, इंसान ऐसा ऐसा है सब पूरा गाली देने के बाद एक चीज़ बोल दिया कि इंसान रेशनल भी है। रेशनल कहने का इनका ये तात्पर्य था कि इंसान को पता चल गया कि यार ऐसा रहेगा तब तो हम, चलो मान लो मैं ताकतवर हूँ बट कोई मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो कोई तीसरा होगा बहुत कनिंग है, चालाक है, कोई चौथा होगा वो, उसने कुछ यंत्र बना लिया मेरे को मारने के लिए, तो उसको ताकत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंसान ने ये चीज़ सोच लिया कि मैं ताकतवर होने के बाद भी इस वाले डर में ज़िंदा रहूँगा कि मेरे को कभी भी कोई मार सकता है, फिराक में मार सकता है, फ्रॉड करके मार सकता है। तो इन्होंने क्या किया, सारे लोगों, सब लोग जितने भी लोग थे, सब इकट्ठा हुए। इमेजिन करिए गाँव है एक, है ना? फिर सब इकट्ठा हुए और सबने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम एक कॉमन अथॉरिटी चुनेंगे, जो कि आज के टाइम में हम गवर्नमेंट कह सकते हैं। उस टाइम पे था लेवियाथन, उसका नाम रखा गया इन लोगों ने, कि हम एक कॉमन अथॉरिटी चुनेंगे, सब लोग मिलके। उस कॉमन अथॉरिटी को हम अपने सारे राइट्स, होता है ना कि जो भी राइट है हमारे, लिबर्टी या कोई सा भी जो हमारे अधिकार हैं, वो सारे अधिकार, जैसे लिबर्टी क्या है? अब जैसे मैं किसी को मारना चाहता हूँ, मैं जाके मार दूँ, ये मेरा लिबर्टी है ना, आज़ादी है मेरी। मैं इस पे बहस करूँ कि नहीं, नहीं मैं तो, ये मेरी आज़ादी है, मैं किसी को भी मार दूँ। तो ये सारी जो लिबर्टीज़ थी, वो जो लेवियाथन है, जो सी मॉन्स्टर है, जिसको इन लोगों ने अथॉरिटी बनाया है, उसको सब सबमिट कर देना है। सबमिट मतलब कि सब कुछ, अब हम ये राइट नहीं रखेंगे बस, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त क्या है कि वो जो सी मॉन्स्टर है, जो अथॉरिटी है, उसका काम रहेगा हमारा सेल्फ, मतलब हमारा प्रिजर्वेशन, हमारा प्रोटेक्शन, हमारी सिक्योरिटी, है ना? कि हम बदले में अपना सारा अधिकार त्यागने के लिए तैयार हैं। बदले में हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन, जिसको बोलते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन, है ना? तो वही जो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए इन लोगों ने जो एग्रीमेंट किया ना, उसी को बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और यहीं से जन्म होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये आर्टिफिशियल है। अंतर क्या था जो हमने कल पढ़ा था एरिस्टोटल को? एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि स्टेट जो है वो एक नेचुरल एंटिटी है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। बट हॉब्स completely differs from Aristotle, and Hobbes believes in artificial state. Unlike Aristotle and Plato, both Plato and Aristotle believes that state is a natural entity, but Hobbes, Locke and जितने भी ये social contractarian है ना, जितने भी social contract tradition से आते हैं, they all believe that state is an artificial entity. तो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ह्यूमन नेचर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पकड़िए। ह्यूमन नेचर कैसा? वायलेंट, वायलेंट जो भी है ना, हिंसक। स्टेट ऑफ नेचर में माहौल कैसा है? ना तो कोई रूल है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कुछ सही है, ना कुछ गलत है। सब कुछ इंसान की ताकत के ऊपर है कि वो जो करना चाहे कर सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में इंसान फिर रेशनल भी है, उसको पता है कि इसमें तो मैं मर जाऊंगा, तो वो इंसान
अपने फायदे के लिए यहाँ पे भी सेल्फ प्रिजर्वेशन ना, हर किसी को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उस प्रोटेक्शन के लिए सबके साथ मिलके एक वो बनाता है, मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। देखो एक इसमें एक सीयूईटी ट्रैप करता है ना, कि ये जो एग्रीमेंट होता है ना, ये एग्रीमेंट इंसानों इंसानों के बीच में होता है। इंसान मतलब वो जो इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के बीच में होता है। इंडिविजुअल का उस जो सॉवरेन जो लेवियाथन है उसके बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इन लोगों ने एक चुन लिया है, बट वो जो लेवियाथन है ना वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। ये ध्यान रखना है। Thus, that sea monster, that Leviathan, is not a part of the contract. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये सीयूईटी यहाँ पे ट्रैप करता है। अब हम एक बार चल के नोट्स देख लेते हैं। लगभग लगभग हॉप्स में ना अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, और सारे कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो आप एग्जाम में ये आइडिया लेके जाना कि हॉब्स इंसान कैसा सोचता था, है ना। आपके मतलब मोस्टली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि डब्ल्यूपीटी में यू कैन इजीली बाई जस्ट रीडिंग दिस नोट्स और जो मैं आइडिया बता रहा हूँ उस आइडिया को याद रख के यू कैन इजीली करेक्ट ऑलमोस्ट 100% ऑफ योर क्वेश्चंस फ्रॉम डब्ल्यूपीटी। वर्ल्ड पॉलिटिकल थॉट में तुम सब कर सकते हो। चलो, कहाँ तक हो गया था? मेथड एंड ओरिएंटेशन हो गया था। हॉब्स व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, इसको देखते हैं जो हमने पढ़ाई अभी, कि ह्यूमंस आर सेल्फ इंटरेस्टेड, डिजायर पावर एंड सर्वाइवल। ऑफ कोर्स अगर जो जिंदा रहना है तो क्या चाहिए? पावर चाहिए, सर्वाइवल तो चाहिए ही चाहिए, ऑफ कोर्स सर्वाइव करना है। बिहेव लाइक वाइल्ड एनिमल। ह्यूमंस हैव नेचुरल इक्वालिटी। देखो ये नेचुरल इक्वालिटी जो वर्ड है ना ये पूछ सकता है। नेचुरल इक्वालिटी का मतलब देखो सिंपल भाषा में समझ लो, अपना दिमाग मत लगाने लगना। अच्छा इक्वालिटी लिखा है तो समानता, आज मॉडर्न वाला कॉन्सेप्ट नहीं, पुराना देखो उन्होंने क्या बोला था। इफ वन पर्सन इज स्ट्रोंगर देन अदर्स आर क्लेवर देन देम। सेम चीज आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि कोई स्ट्रांग है, कोई क्लेवर है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई इन्वेंटर है, कुछ भी है। हाँ, तो ये नेचुरल इक्वालिटी होती है। जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि सबका अपना 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 टैलेंट होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में। तो हॉब्स भी वही कहते हैं कि ह्यूमंस जो है ना वो नेचुरल इक्वालिटी होती है, कि किसी के अंदर ये वाली क्वालिटी है तो दूसरे के अंदर ये वाली क्वालिटी है। फिर ह्यूमंस आर नॉट सोशल बाय नेचर। देखो यहाँ पे किसका मतलब ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं? हमारे जो प्लेटो साहब थे, एरिस्टोटल साहब थे, ये क्या बोलते थे कि ह्यूमंस आर सोशल बाय नेचर, ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये हमारे प्लेटो साहब ने बोला था, सॉरी एरिस्टोटल ने बोला था। और एक थिंकर थे थॉमस एक्विनास, पता नहीं शायद सीयूईटी में तो पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बट याद रख लेना कि ह्यूमंस आर मतलब ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, ये थॉमस एक्विनास ने बोला था। तो इसको भी याद रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। ह्यूमन नेचर समझ गए? हाँ देखो, रिजेक्ट एरिस्टोटेलियन व्यू, एरिस्टोटल के व्यू को रिजेक्ट करते हैं। ह्यूमन नेचर समझ गए, अब हम स्टेट ऑफ नेचर पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? हाइपोथेटिकल है। हॉब्स भी जो इमेजिन कर रहे हैं कि देखो आज सरकारें हैं, आज सॉवरेनिटी है, आज गवर्नमेंट है, जब नहीं थी तो स्टेट ऑफ नेचर ऐसा रहा होगा। इट इज नॉट हिस्टोरिकल, इट इज हाइपोथेटिकल। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि द स्टेट ऑफ नेचर ऑफ हॉब्स इज हिस्टोरिकल और हाइपोथेटिकल। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन है ना, बहुत केयरफुल रहना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी गलती हो सकता है। तो ये हाइपोथेटिकल था, ठीक है, मनगढ़ंत था। अब दूसरा स्टेट ऑफ नेचर क्या है? प्री पॉलिटिकल। मैंने बताया था अभी प्री पॉलिटिकल क्या होता है, कि जहां पे अभी राजनीति का जन्म नहीं हुआ है। नो गवर्नमेंट, नो स्टेट, नो अथॉरिटी, ये स्टेट ऑफ नेचर था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? इक्वालिटी ऑफ पावर। इक्वालिटी ऑफ पावर मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अच्छा तुम सर गवर्नमेंट हो, तुम्हारे अंदर ये पावर, तुम वो जो नेचुरल इक्वालिटी वाली चीज है ना, नेचर सबको इक्वल बना के भेजती है। तो यहाँ पे लोग इक्वली पावरफुल थे, तो कोई किसी को मार सकता था। फिर कंपटीशन था। कंपटीशन क्यों था? सर्वाइवल का कंपटीशन था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तीसरा फियर एंड ग्लोरी। फियर, डर तो ऑफ कोर्स रहेगा ही रहेगा। फिर क्या लिखा है? ये वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। देखो ये मैंने अब पहले एक अलग से हेडिंग डाल के लिखता था सारे स्टेटमेंट्स,
बट अभी स्टेटमेंट्स को ऐसे बीच बीच में क्लब कर मतलब रखता हूँ, उसकी वो टॉपिक से रिलेटेड हो। वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, ये हॉब्स ने बोला था कि हर इंसान हर दूसरे इंसान से झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, जस्ट टू सर्वाइव। सिमिलर टू मत्स्य न्याय ऑफ एरिस्टोटल, याद रखना है एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है ये। सॉरी यार, एरिस्टोटल बोलता हूँ, इट्स कौटिल्य, चाणक्य। ये हमारे सिलेबस में भी है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ नेचर में जीवन कैसा था, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, है ना। बुरा हाल रहता था एकदम, लोग ब्रूटल हैं, क्रूएल, कम दिन जिंदा रहना, ठीक है। लॉ ऑफ जंगल, जंगल का रूल पता ही है, शेर हिरन को खाएगा, ऐसे ऐसे, है ना, छोटा जानवर बड़ा जानवर वाला। अब यहीं से जन्म होता है, जब इतना सब दिक्कत था तो यहीं से हमारा जन्म होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, देखो, स्टेट ऑफ नेचर, यार समझ में आ रहा है ना, फ्लो में चलना है प्लीज, ध्यान रखिए, मतलब फ्लो में रहो एकदम मस्त। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। आइडिया समझते रहना, मेन वही है जरूरी सबसे, बाकी तो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स याद रहेंगे, आइडिया रहेगा, क्लियर है। समझ लिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कैसे हुआ, लिखा है मैंने। स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, कंप्लीट इनसिक्योरिटी था, हर कोई, देयर वाज कंटिन्यूअस फियर ऑफ डेथ, मौत का डर सता रहा था सबको। फिर देयरफॉर इंडिविजुअल्स मेड अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स, अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सबने बना लिया। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एवरी मैन गिव्स अप हिज नेचुरल राइट एंड पावर टू अ कॉमन सॉवरेन, जो भी सबका पावर है, नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट क्या होता है कि मुझे लिबर्टी है कुछ भी करने की, तो अब नहीं रही, अब तुम वो गवर्नमेंट के हाथ में डाल दो, वो लॉ बनाएगा तब तुम कुछ कर पाओगे। अभी मैं जाके मार दूं तो मेरे को, मेरे ऊपर आईपीसी सीआरपीसी, अभी तो बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंडर मेरे को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं वहां पे नहीं बोल सकता कि मेरी लिबर्टी कहाँ है, मेरी आजादी कहाँ है, मैं किसी को मार रहा हूँ, मैं इंसान पैदा हुआ तो आजाद हूं मैं, ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई है सॉवरेन। आई होप यू आर गेटिंग मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट एवरी मैन गिव्स अप हिज नेचुरल राइट एंड पावर टू अ कॉमन सॉवरेन, इसी को लिव्याथन बोलते हैं, हु वुड कीप देम इन एव एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सारे राइट्स को रख लेगा और एक सिक्योरिटी देगा, किसका, जीव कि आप लोग जीवित रहेंगे, प्रोटेक्शन रहेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं। अब सरकार क्या बोल, सरकार, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब मान लो ये डर बना रहे कि कोई भी मेरे घर में घुस के आके चोरी कर लेगा या कल को मेरे को कोई आके मार देगा, तो पहला ख्याल क्या आता है कि यार कोई, मतलब, या आप सोच रहे हैं किसी को मारने का, तो पहला ख्याल आता है यार पुलिस पकड़ लेगी। वो जो पुलिस है, वो जो कानून है, वही सॉवरेन है ना, वही है जिससे डर है। तो हॉब्स ने भी उसी की बात की, जो लेवियाथन है वही है जो रोकता है आपको, और आप अपना यही सब राइट तो जाके दे के आते हैं ना, सरेंडर करके आते हैं। ये देखो, इंडिविजुअल सरेंडर देयर नेचुरल राइट्स टू कॉमन सॉवरेन, दैट इज लेवियाथन, ये याद रखना है सी मॉन्स्टर साहब को। इनका एक ऐसा पिक्चर होता है ना कि पूरा चार पांच हाथ होते हैं इसके, इस पे हाथ में कुछ कुछ अस्त्र शस्त्र होते हैं, सी मॉन्स्टर बोला जाता है। फिर इंडिविजुअल पजेस ओनली वन राइट दैट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब हमारे पास कौन सा अधिकार होगा, सेल्फ प्रिजर्वेशन का, खुद की सुरक्षा, है ना, कि भाई हमें सुरक्षित रखिए। हम उम्मीद, मतलब होता है ना, सरकार से यही सुरक्षा ही तो मांगते हैं। आजकल की सरकारें दे नहीं पा रही हैं, अलग बात है। देखो, अब इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या क्रिएट होता है, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ऑफ कोर्स ही बात है कि जब ऐसा कुछ आएगा तो एक राजनीति का जन्म होता है। फिर अब देखो, हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इज इरिवोकेबल। अब ये लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे ना लॉक को, जॉन लॉक को, तो लॉक और हॉब्स दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं हमेशा। तो लॉक का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा डिफरेंट है हॉब्स से, और हॉब्स का क्या था कि जो अथॉरिटी है वो इरिवोकेबल है, आप उसको हटा नहीं सकते,
जो बन गया, जो आपने एक बार चुन लिया वही रहेगा, बदल नहीं सकते रोज रोज, है ना। तो लेवियाथन के फीचर्स क्या क्या थे, ये देख लेते हैं। जो सॉवरेन जिसको इन लोगों ने चुना, उसका फीचर क्या क्या था। सॉवरेन इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब नो लिमिट ओवर हिज पावर, इनडिविजिबल एंड इनएलिएनेबल, गॉट इट, हैव अनलिमिटेड पावर, एब्सोल्यूट मोनार्क, इसमें क्या ही समझाना है ना। सबका तीनों का मतलब एक ही है, ऑल माइटी। देखो, समझ गए, पावर ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन का पावर देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सा पावर था, करते क्या थे। कानून बनाते थे, कोई डिस्प्यूट हुआ दो लोग के बीच में, अब आज की सरकारें सोचो, वही हॉब्स का भी सॉवरेन था। हॉब्स ने कुछ कुछ वर्ड दिए थे ना, सॉवरेन, लेवियाथन, ये ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना है। कीवर्ड्स पे खेलता है सीयूईटी। सीयूईटी को यही पता करना है कि आपने सुना है कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, कानून बना, आज के टाइम पे हम सरकार बोलते हैं, गवर्नमेंट, ये सॉवरेन बोलते थे, है ना। कानून बनाते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, झगड़े, डिक्लेयर वॉर एंड पीस, झगड़ा करना है किससे, किस देश के साथ युद्ध करना है, कब शांति बनानी है, ये सरकारें डिसाइड करती हैं, या आप लोग डिसाइड करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सरकार ही तो डिसाइड करती है, और कब सीज फायर करना है वो भी सरकारें डिसाइड करती है। पनिश करना हमारा कौन, कोर्ट डिसाइड करता है। फिर लॉ जो है मेड बाय सॉवरेन। देखो, अब ऐसे हो सकता है ना, हॉब्स के टाइम पे ऐसा था, आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है, लॉ बनता है, कानून, तो जो कानून बनाने वाले हैं उनको जनता चुनती है। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है ना, जनता चुनेगी कुछ लोगों को। अब फिर जो लोग वहाँ पार्लियामेंट संसद में बैठते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, नाउ दे मेक लॉज। बट हॉब्स के टाइम पे क्या था ना, कि एक अथॉरिटी तुमने चुन लिया है, एक अथॉरिटी ओनली, नाउ उसने जो बोल दिया ना वही सत्य है, मतलब उसने जो कानून बना दिया वो जस्ट है, जो कानून उसने हटा दिया वो गलत है, बस। मेरा वचन ही है शासन। आप बाहुबली मूवी अगर जो देखे होंगे तो आप सबको पता होगा, उसमें माहिष्मती जो रूलर थी, उनका एक डायलॉग था कि मेरा वचन ही है शासन, मतलब उन्होंने जो बोल दिया वही फिर सत्य है, आखिरी सत्य, अकाट्य। तो सेम चीज हॉब्स का भी सॉवरेन माहिष्मती था। तो प्लीज साथ साथ में मस्त से करते। अब आते हैं स्टेट, एक बार ओवरलाइन देख लेते हैं। स्टेट कैसा था, मैन मेड, ऑफ कोर्स। मैन मेड मतलब क्या, आर्टिफिशियल, वो तो मैंने पहले ही बताया, मैकेनिकल, है ना, मेड बाय ह्यूमंस, मैन बनाते उसको। फिर पर्पस ऑफ स्टेट क्या था, पीछे पढ़ा आपने। अब देखिए, ये दो दो हेडिंग करके बता तो दिया है मैंने, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कि ह्यूमन नेचर के बारे में इनका क्या ख्याल था, स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना। अब मान लो मैंने ये नहीं ना भी पढ़ाया होता पर्पस ऑफ स्टेट, अब क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। अब सोचना नहीं कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, क्यों नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम एक सॉवरेन चुनेंगे, क्यों, कि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। सॉवरेन क्या है, स्टेट ही तो है, सरकार है। यही मैं वही कहता हूँ कि बहुत सारे सवाल सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएंगे अगर जो आपको आइडिया पता है। इसीलिए मैं बहुत अच्छे से समझाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये सारी चीजें, जिससे इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए दिक्कत ना हो। वो लिख दिया है मैंने, अलग बात है, बट नहीं भी लिखा होने से आपको पता होना चाहिए स्टेट का पर्पस क्या है, आपकी सिक्योरिटी, ऑर्डर मेंटेन रहे और शांति बनी रहे। स्टेट एग्जिस्ट टू कीप पीपल सेफ, ये भी लॉ मतलब हॉब्स का ही लाइन है। अब देखो, दो चीज है, नेचुरल राइट्स, अभी पीछे आप लोगों ने ना कई बार सुना, नेचुरल राइट्स, गिव अप देयर नेचुरल राइट्स, और नेचुरल लॉज, ये दो होते क्या हैं, सवाल ऐसा पूछ सकता है। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, एब्सोल्यूट फ्रीडम टू डू एनीथिंग फॉर सर्वाइवल, सीधी सी बात। ये नेचुरल राइट्स कब के लिए था, नेचुरल राइट था स्टेट ऑफ नेचर में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनते ही आपका ये वाला जो राइट था
ये आपने सरेंडर कर दिया, है ना? ये सरेंडर हो गया। सिर्फ यही बचा था एक, ये वाला राइट जो सेकंड वाला है, ये आपने सरेंडर कर दिया किसको? लिवियाथन को। क्यों? क्योंकि अब उसकी बात सुननी है, वो सॉवरेन है। अभी जो आपका एब्सोल्यूट फ्रीडम था ना, एकदम आजादी, वो खत्म। और जरूरी भी है, क्योंकि अगर जो आपको आजाद छोड़ दिया जाए तो आप तो किसी को जाके मार पीट देंगे, फिर आपको भी कोई पीट देगा। तो जरूरी है एक सरकार होना। ठीक है, ये नेचुरल राइट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब प्राकृतिक जो अधिकार मिलता है, इंसान पैदा हुआ तो उसके पास आजादी का अधिकार है। लेकिन अब जब यहाँ पे बहुत सारे और लोग रह रहे हैं, आप अकेले नहीं रह रहे हैं, तो एक कानून बनाना जरूरी होता है, वरना आप एक दूसरे को मार पीट देंगे। हॉब्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आप नहीं मारेंगे, क्योंकि आप बहुत सभ्य हैं। हॉब्स के हिसाब से आप बहुत हरामी हैं। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। हाँ, फिर नेचुरल लॉज पढ़ते हैं। देखो नेचुरल लॉज क्या है, ये बहुत सिंपल है यार। कि अपने मन से, होता है ना, आपकी आत्मा से एक आवाज आई कि यार हमें तो काइंड होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे वाले को नेचुरल लॉज बोलते हैं। लॉज डिस्कवर्ड बाय वन ओन कॉन्शियंस एंड मोरल इंट्यूशन एंड रीजनिंग। अपने लॉजिक से, अपने उससे, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो चिकन या होता है नॉन वेज नहीं खाते हैं, एंड दे हैव अ वेरी फेयर लॉजिक। आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। तो द वेजिटेरियंस हैव अ वेरी फेयर लॉजिक कि भाई हम टेस्ट के चक्कर में, क्योंकि आप कुछ खा रहे हैं किसी का मांस, तो किस लिए खा रहे हैं? टेस्ट ही ना, तो भूखे तो मर नहीं रहे। भूखे मर रहे हैं तो हजार ऑप्शन है, सिर्फ मांस ही तो है नहीं कि आप जंगल में रह रहे हैं वहां पे सिर्फ मांस ही ऑप्शन है। सिर्फ वही ऑप्शन है तो खाना खाए भाई। लेकिन अगर ऑप्शन और भी चीजें हैं फिर भी आप मांस खा रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि आपको उसका टेस्ट, है ना, स्वाद। तो वेजिटेरियंस का ये तर्क होता है ना कि हम भाई इतना क्या है कि अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर दें। और बहुत सही बात है। तो ये जो है ना नेचुरल लॉ हुआ कि काइंड रहना है जानवरों के प्रति या इंसानों के प्रति, किसी को क्यों मारना है अपने स्वाद के चक्कर में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये नेचुरल लॉज हैं जो इंसान अपनी आत्मा से ढूंढ के, अपने चेतना से, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। नॉट हार्मिंग एनी इनोसेंट, किसी इनोसेंट को नहीं मारना, एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। ठीक है। अब देखो हॉब्स जो है लिबर्टी पे क्या सोचते थे। हॉब्स के हिसाब से सिक्योरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फ्रीडम और लिबर्टी ये सब सेकेंडरी है। कि आप आज़ाद बाद में होइएगा, आपकी आज़ादी ही आपके मौत का कारण बनेगी, इसलिए आज़ादी को छोड़िए, सिक्योरिटी पकड़िए। ठीक है, समझ गए होंगे। और इनको क्या बोला जाता है? प्रोजेनेटर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। अब देखो प्रोजेनेटर मतलब होता है जन्मदाता। ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी क्या था ना यार, वही है ना, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, मतलब इनको प्रोजेनेटर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी मैं पढ़ाऊंगा जब लिबरलिज्म पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों पढ़ाऊंगा। प्रोजेनेटर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, ये इनको बोला था किसने? थॉमस हॉब्स को बोला गया था किसी के द्वारा? ईसाया बर्लिन के द्वारा। ये याद रख लेना, आई बर्लिन, ईसाया बर्लिन। ये याद होना चाहिए आपको कि ईसाया बर्लिन ने हमारे हॉब्स भाई को बोला था प्रोजेनेटर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है। रिलीजियन में ही वॉज वेरी क्लियर, पहले दिन से ही वॉज वेरी सेकुलर एंड अबाउट पॉलिटिकल अथॉरिटी। ही बिलीव्स कि चर्च और स्टेट, उनकी जगह पे चर्च ही होते थे, जो पहले चर्च ही रूल करते थे। बट ही मेड अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन चर्च एंड द स्टेट। ही ऑलवेज supported this theory that the church shouldn't interfere in the political entity of a country, है ना, ऑफ अ स्टेट। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नाउ सबसे आखिरी में क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स। ठीक है। हॉब्स व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इज ओवरली पेसिमिस्टिक, ऐसा जॉन लॉक बोलते हैं। ठीक है, जॉन लॉक क्रिटिसाइज करते हैं हॉब्स को। अभी हम जब जॉन लॉक पढ़ेंगे ना, आपको हॉब्स और बेहतर से समझ में आएंगे, क्योंकि फिर हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। अब हम जे जे जीन जैकब रूसो भी एक टॉप कॉन्सेप्ट है। आई डोंट नो, सिलेबस में नहीं है बट सवाल पूछ लेता है भाई, सीवीटी का तो अलग है। तो हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स स्लेवरी नॉट फ्रीडम। हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो गुलामी
एक हिसाब से गुलामी है, ना कि आज़ादी है। ऐसा रूसो बोलते हैं, ठीक है? फिर लेवियाथन थियरी इज़ परनिक्वियस एंड इम्पॉसिबल। परनीशियस, परनीशियस मतलब होता है ना, परनीशियस मतलब होता है विकेड, एंड इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। इसका यार प्रोनाउंसिएशन शायद यही होगा, परनीशियस या परनिक्वियस, व्हाटएवर। फिर अब इनके कुछ कोट्स थे हमारे हॉब्स साहब के। पहला, कॉवेनेंट विदाउट द स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स। देखो ये जो मीनिंग है ना, अब मान लो, सीधी सी बात, आपको बस इतना पता है, मतलब आपने हॉब्स का बेसिक पढ़ लिया है, अब ये लाइन आ गया, आपको पता है, इसका बस ट्रांसलेट कर ले जा रहे हो कि कॉवेनेंट विदाउट द स्वॉर्ड आर मियर वर्ड्स। देखो इसका मतलब, कॉवेनेंट मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना? विदाउट द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, आर बट वर्ड्स। तो इसका जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है पढ़ने पर, अभी हम एक्ट करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम बस ऐसा समझ रहे हैं। अब इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई एग्रीमेंट हुआ विदाउट द स्वॉर्ड, जहां पे उसको, जैसे होता है ना कि हमने कोई एग्रीमेंट बनाया घर पे, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं तुमको 4 घंटा पढ़ना है, तो हमें पता होता है कि वो हमसे जो एग्रीमेंट साइन किए, अगर जो हमने वो 4 घंटा नहीं 3 घंटा पढ़ा तो पिटाई होगा, या वो हमारा खेलने का टाइम काट देंगे। तो वो क्या है, वो उनका तलवार है। तो सेम चीज इन्होंने बोला, हॉब्स ने, कि कोई भी एग्रीमेंट बने और अगर जो उसमें पनिश करने का क्लॉज ही ना हो, कि आप ना पूरा करने पे पनिश ही नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर शब्द बन के रह जाते हैं, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। तो ये चीज किसके बारे में, मतलब क्या बोल रहे हैं ये एब्सोल्यूट सॉवरिन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अब आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा, जो भी ये लिव्याथिन की बात कर रहे थे ना, जो सॉवरिन है, ऑलमाइटी है, वो, उसके पास इसीलिए इन्होंने इतना सारा पावर दिया है कि ये एग्रीमेंट तभी चल पाएगा जब कोई सॉवरिन अथॉरिटी ऊपर बैठी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? फिर द लेवियाथन इज दैट ग्रेट आर्टिफिशियल मैन। लेवियाथन भी इनका एक हाइपोथेटिकल ही था, मतलब इट्स नॉट अ समथिंग रियल। वो एक होता है ना, सिंबॉलिक तौर पे, सांकेतिक तौर पे उसको सी मॉन्स्टर बोल दिए। सी मॉन्स्टर बोलना इसलिए पड़ा मॉन्स्टर वर्ड, बिकॉज ही इज ऑल पावरफुल एंड विद स्वॉर्ड्स एंड नाइफ, है ना? तो हो गया, और क्या, हॉप्स खत्म। कल लॉग पढ़ेंगे, रेगुलर वीडियोस डालूंगा, सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा हॉप्स में, थोड़ा सा एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। पहले बेसिक फैक्ट्स पढ़ा था, है ना? बेसिक फैक्ट्स में वही, फादर ऑफ, क्या कहते हैं वो, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके बाद इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे पैदा हुए। उसके बाद हमने उनका वो पढ़ा, क्या कहते हैं, किताबें, किताबों में जो भी डी वाले किताबें थे, तीन, है ना? डी क्लाइव, डी कॉर्पोर और डी होमिन, तीन डी वाले किताबें थे। और एक कुछ था द एलिमेंट्स ऑफ, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, ना, द एलिमेंट्स ऑफ लॉ। उसके बाद लेवियाथन तो था ही सबसे इंपॉर्टेंट किताब। ये किताबें हो गई, फिर उसमें जो जो आइडिया इन्होंने डिस्कस किया था, फिर हमने पढ़ा ह्यूमन नेचर इनका, फिर हमने पढ़ा स्टेट ऑफ नेचर, फिर पढ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद इनका एब्सोल्यूट सॉवरेन, है ना, या लेवियाथन बोल दें। फिर इनका स्टेट पे, ऑन स्टेट पे क्या बोलते हैं ये, ऑन लिबर्टी, ऑन रिलीजियन। अब ऐसे याद करेंगे ना, आसान हो जाता है। आप खुद ही याद करने की कोशिश करिए, बहुत सारी चीजें आपको अभी याद हो गई होंगी। जो भूल जा रहे हैं उसको जाके फिर से पढ़ लीजिए एक बार, बस खत्म हो गया। ऐसे ही पढ़ना है, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। ऑलवेज यूज दिस, मैंने भी एक टीचर से ही सीखा, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, डॉक्टर शिवेन करके हैं, उनसे एक्टिव रिकॉल मेथड सीखा है। तो ये मेरे को भी हेल्प किया है, और इफ यू विल ट्राई देन श्योरली इट विल हेल्प यू ऑल्सो। ट्राई टू रिमेंबर द फैक्ट्स की पढ़ा, उसके बाद जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू राइट इट वट एवर यू रिमेंबर इन योर माइंड। ओके, रिलीजन पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद इनका क्रिटिसिज्म पढ़ा थोड़ा सा, और इनके खुद के स्टेटमेंट्स पढ़े। तो यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर एवरीथिंग, शायद यही सारे हेडिंग्स थे। हाँ, क्रिटिसिज्म, रिलीजन, लिबर्टी, नेच, हाँ एक चीज़ भूल गए,
नेचुरल लॉज एंड नेचुरल लिबर्टी एंड नेचुरल लॉज, सॉरी इट इज नेचुरल राइट्स। गॉट इट। ओके देन, कितना देर का वीडियो बना? इट्स 50 मिनट का। यार देखो, अगर जो तुम लोग को वीडियो के टाइम पे ऐसा लगे ना बहुत सारा फैक्ट फैक्ट हो रहा है, तो 2 बार में देख लो। बट मैं तो यही बोलूंगा कि एक बार में देख के खत्म करो यार, तुम मास्टर्स करने जा रहे हो। 50 मिनट का वीडियो एक बार में देखने का हिम्मत तो रखो ही, है ना। अगर जो तुम एस्पायर कर रहे हो जेएनयू में जाना, डीयू में जाना, तो यार इतना हिम्मत तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसको रटो, जल्दी जल्दी खत्म करो यार, इंतजार नहीं करना है। आज ही खत्म कर डालो, जो लोग भी देख रहे हो। मेरे को चाहिए कि अगर जो ये वीडियो ना 2 लोग भी देख रहे हैं और 2 लोग का भी फायदा हो रहा है, दैट्स इनफ फॉर मी, बिकॉज आई एम लिटरली, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग दीज वीडियोज बिकॉज ऑफ माई सेल्फ कि मुझे कुछ चाहिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू, मैंने कभी कैमरे पे पढ़ाया नहीं था, तो मेरे को लगा कि यार पढ़ा देते हैं ऐसे ही। मेरे को कुछ चाहिए नहीं इधर से, इसलिए मैं बोलता भी नहीं कि सब्सक्राइब करो शेयर करो। मैं खुद अपने दोस्तों में नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि वो क्यों व्यूज दे मुझे, क्योंकि उनको प्रिपरेशन ही नहीं करना। आई वॉन्टेड कि जो जिससे इनको फायदा हो सकता है, इफ पीपल आर सर्चिंग कि कैसे पढ़ें, तो उनके लिए मैंने सोल्यूशन डाल दिया है। अब कोई प्यासा कुएं के पास पहुंच जाएगा तो पानी मिल जाएगा, नहीं पहुंचा तो प्यासी की किस्मत। कुएं के उसमें ना तो कुएं का कोई फायदा है ना तो कोई नुकसान है। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। 3 बज गए हैं, मैं भी चल रहा हूँ अब, कुछ काम करके फिर सोते हैं। राम राम, साइनिंग ऑफ।